हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी में आपका स्वागत है। तो एक बार फिर हम प्रस्तुत हैं। आरआरबी एनटीपीसी का जो शिफ्ट 2 में एग्ज़ाम हुआ उसका एनालिसिस देखेंगे। तो आप फटाफट हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो बच्चे नए हैं वो लाइक सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो बनाते समय जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक, तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन था, फड़ चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। ठीक, तो किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। ठीक, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्या है कि फड़ चित्रकला, जिसे फड़ भी कहा जाता है, यह एक पारंपरिक लोक कला है जो कपड़े या कैनवास के बड़े टुकड़ों पर बनाई जाती है और आमतौर पर राजस्थान के लोक देवताओं, ऐतिहासिक हस्तियों और महाकाव्यों से संबंधित कहानियों को दर्शाती है। ठीक, और देख लेते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में विशेष रूप से लोकप्रिय है। यह कला 700 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और इसे जोशी परिवार द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया है। फड़ चित्रकला में कपड़े, कैनवास, देवी देवताओं और नायकों की कथाओं को चित्रित किया जाता है, जिन्हें भोपा नामक पुजारी नायक गाथा वाचन के दौरान प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न जो आया वो था कि 73वां संविधान संशोधन किससे है। ये देखिए, ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप इनको ज़रूर से पढ़ लें ताकि आगे आने वाली परीक्षाओं का आपके लिए सुविधा रहे। ठीक, तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इस संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं पीआरआई को संवैधानिक दर्जा दिया और उन्हें तीसरी स्तर की सरकार के रूप में मान्यता दी। संक्षेप में देख लेते हैं। 73वें संविधान की मुख्य बातें इस प्रकार है कि पंचायती राज संवैधानिक दर्जा, इसने संविधान में एक नया भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी, जिससे पंचायतों में संबंधित प्रावधान और 29 विषयों को शामिल किया गया। ठीक, अगला प्रश्न आया कि आर्टिकल 48A ये अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? तो पर्यावरण, वन और वन्यजीव से सुरक्षा से संबंधित है। ठीक ना, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि अनुच्छेद 48 से भारतीय संविधान में पर्यावरण, वन और वन्यजीवों की सुरक्षा से संबंधित है। यह राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार करने और देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा का निर्देश देता है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। और देख लेते हैं कि अनुच्छेद 48A का मुख्य उद्देश्य राज्यों को पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए सक्रिय उपाय करने का निर्देश देना है, ताकि विकास और पारिस्थितिक स्थिरता के बीच संतुलन सुनिश्चित किया जा सके। यह अनुच्छेद 51G का पूरक है, जो नागरिक पर पर्यावरण की रक्षा करने और जीवित प्राणियों के प्रति करुणा रखने की कर्तव्य को लगाता है। ठीक, अगला प्रश्न जो आया वो था कि फाइल को सहेजने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है? वो Ctrl+S। ठीक ना, तो और देख लेते, फाइल को सहेजने के लिए, सेव करने के लिए आमतौर पर Ctrl+S शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। या कुंजी को दबाने पर खुली हुई फाइल में किए गए सभी बदलाव सहेजे जाते हैं। ठीक है ना, और आगे देख लेते हैं। भारतीय गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद किस अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो ये बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा दिया गया था। ठीक, इस अधिनियम ने न केवल बंगाल के गवर्नर जनरल को बनाया, बल्कि उसे बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को पर भी अधिकार दिया, जिससे ब्रिटिश भारत में शासन के केंद्रीकरण की शुरुआत हुई। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरिक सोर्स, यह अधिनियम 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के लिए भी जाना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न जो आया था वो था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या कितने प्रतिशत है? ठीक, तो वो थी 31.116%। ठीक ना, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या 31.16% थी। 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 1.221 बिलियन थी, जिसमें से 377 मिलियन
लोग शहरी क्षेत्रों से आते थे। ठीक। और अगला प्रश्न जो आया था वो था कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS आरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो वो अनुच्छेद, ये ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन थे, इसमें कुछ सही ऑप्शन था वो था 15, 6 और 16 के 6। ठीक ना। और थोड़ा इसके बारे में देख लेंगे। यह संशोधन आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण प्रदान करता है। और अनुच्छेद 15(6) शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 16(6) सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण से संबंधित है। ठीक। अगला जो प्रश्न था वो था कि भारत और रूस के बीच में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। तो क्या है, इंद्र है। ठीक ना, इंद्र। तो अगला प्रश्न थोड़ा इसको भी देखते हैं। इंद्र अभ्यास विस्तार में कि द्विवार्षिक हर साल यानी हर 2 साल में होने वाला सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास 2003 से आयोजित किया जा रहा है और भारत और रूस के बीच में रक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंद्र अभ्यास में तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल होती हैं। ठीक। 2025 में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 14वां संस्करण चेन्नई में आयोजित किया गया था। ठीक है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच में अंतर संचालनीयता, इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना और समुद्री खतरों को मुकाबला करने के लिए सहयोग को मजबूत करना। इस इंद्र अभ्यास के अलावा भारत और रूस के बीच में अन्य संयुक्त अभ्यास भी होते हैं। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा स्थान किस राज्य में है, तो वो है सिक्किम में। ठीक ना, कंचनजंगा। अब देखो देख लें कंचनजंगा के बारे में समझते हैं। कंचनजंगा जो है सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 8586 मीटर है। ठीक। यह पर्वत हिमालय श्रृंखला का हिस्सा है और अपना प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। कंचनजंगा को 5 खजानों का भंडार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 5 चोटियां हैं। कंचनजंगा के आसपास का क्षेत्र कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है, जो विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का घर है, जिसमें एशियाई काले भालू, लाल पांडा, हिम तेंदुए और कई पक्षी प्रजातियां शामिल हैं। इसलिए कंचनजंगा न केवल भारत का सबसे ऊंचा स्थान है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थल भी है। ठीक ना। तो आप अगला, कंप्यूटर में रीनेम करने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है, तो वो F2 का। ठीक ना, इसका F2 का उपयोग किया जाता है। और देख लेते हैं, कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए आप F2 बटन का उपयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा आप फाइल या फोल्डर राइट क्लिक करके रीनेम विकल्प चुनकर भी नाम बदल सकते हैं। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 कब शुरू हुआ, तो 2018 में शुरू हुआ। ठीक ना, इसके बारे में थोड़ा देख लें। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 जिसे 2018 में लॉन्च किया गया, स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है जो पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक पूरे शिक्षा क्षेत्र को शामिल करती है। ठीक। इससे सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, RMSA और शिक्षक और शिक्षा TI जिसे 3 योजनाओं के समाहित किया गया था। ठीक। अगला प्रश्न जो आया वो था पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो वो अनुच्छेद कौन सा है, 48 का है, अभी ऊपर भी आया था, और 51 का AG। ठीक ना। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित 2 मुख्य अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 48 से और अनुच्छेद 51 का AG। ठीक ना। अनुच्छेद 48 से राज्य सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करने की निर्देश देता है, जबकि अनुच्छेद 51G नागरिकों को पर्यावरण की रक्षा करने हेतु और सुधार करने का कर्तव्य प्रदान करता है। ठीक ना। अनुच्छेद 48 के बारे में देखते हैं। यह अनुच्छेद राज्य सरकार को निर्देश देता है कि यह पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार सुनिश्चित करें और देश के वनों तथा वन्य जीवन को रक्षा करें। ठीक। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है, जिसका अर्थ है कि यह सीधे तौर पर न्यायालय में लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन सरकार की इस दिशा में प्रयास करने चाहिए।
और अनुच्छेद जो 51 KG है, इसमें क्या है कि यह अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक पर्यावरण की रक्षा करने और उसका संवर्धन करने और सभी जीवधारियों के प्रति दयालु रहने का कर्तव्य प्रदान करता है। यह अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा है और नागरिकों को इसका पालन करना चाहिए। ठीक। अगला प्रश्न जो था वो था कि यूपीएससी का अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो वो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, यानी अगर 65 वर्ष की आयु पूरा कर चुका तो फिर चाहे उसके कार्यकाल 2 ही 3 वर्ष हो, वो रिटायर हो जाएगा, कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। या तो अगर 65 वर्ष की उम्र नहीं पूरा कर रहा है, उसके पहले अगर 6 वर्ष कंप्लीट हो गए पहले, तो फिर तब रिटायर हो जाएगा। ठीक। तो थोड़ा इसके बारे में देख लें। यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। जो भी पहले यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यूपीएससी एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो भारत में केंद्रीय भर्ती एजेंसी के रूप में कार्य करता है। ठीक। तो दोस्तों, इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं, तो आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें, और ताकि हम आपको हर शिफ्ट के यानी आने वाले एग्ज़ामों का एनालिसिस 100% एक्यूरेट एनालिसिस करवाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।